जय हिंद। देखिए, आज आप वर्तमान फलन और निरंतर वर्तमान फलन, ह्रासमान फलन और निरंतर ह्रासमान फलनों के बारे में कुछ जानकारी हम देते हैं, जो सामान्य जानकारी है, जो ये बहुत ही जरूरी है। इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको समझना चाहिए वर्तमान फलन और ह्रासमान फलन क्या है। तो देखिए, वर्तमान फलन के लिए हम कंडीशन है, यहाँ पर कंडीशन क्या है, यदि x1 ग्रेटर x1 लेस देन x2 है, x1 छोटा है x2 से, ठीक है ना। जिधर को ये दो भुजाएं होती हैं वो हमेशा बड़ा होता है, तो x1 छोटा है x2 से, तो x1 लेस देन x2, ठीक है। तो इसके लिए अगर वर्तमान फलन आपको ज्ञात करना है तो क्या करोगे आप, f यानी फलन, f क्या होता है यहाँ पर, फलन। तो fx यहाँ पर ये आप देख रहे हो दो भुजाएं हमारी उधर को खुली हुई हैं, इसका मतलब ये हो गया क्या, बड़ा, ये बड़ा है। और ये वाली जो एक भुजाएं ऐसे लगा दी जाती है, इसका मतलब होता है बराबर। तो इसको हम पढ़ते हैं fx लेस देन एंड इक्वल, लेस देन एंड इक्वल fx2। और ये वाला जो a उल्टा a लग रहा है, इसको ऑल कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑल। तो ऑल x यानी ये वाली जो x है, ये वाली x x1 x2 बिलोंग्स टू, ये वाला जो सिंबल है ई टाइप का, इसको हम बिलोंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं, बिलोंग्स। आई से ये संबंध रखता है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर ये कंडीशन ध्यान रखनी है कि जब वर्तमान फलन दिखाना होगा तो आपको ये कंडीशन होनी चाहिए, fx लेस देन और इक्वल fx2 होना चाहिए, ठीक है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर देखें निरंतर वर्तमान, अब ये वर्तमान है और ये निरंतर वर्तमान है, यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। यहाँ पर इंक्रीजिंग फंक्शन था और यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी निरंतर वर्तमान है। तो निरंतर का मतलब कहीं पर बराबर नहीं आए, सिर्फ और सिर्फ लगातार बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए। इसका मतलब क्या होगा, x2 ऑलवेज बढ़ता ही जाएगा, x2 बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो fx1, ठीक है, लेस देन fx2 ऑलवेज, यहाँ पर इक्वल नहीं लग रहा है, देख रहे हो ना, यहाँ इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये कहीं पर बराबर नहीं होगा, ये बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। तो इसे हम कहेंगे क्या, ये निरंतर वर्तमान, ठीक है ना। कंडीशन समझ में आ रही है, ठीक। यहाँ पर ये कंडीशन, ये जो बताइए वो यहाँ पर कंडीशन है, सारे में यही कंडीशन लगी हुई है, ठीक है ना। अब देखा ह्रासमान के लिए, ह्रासमान क्या होगा, ह्रासमान इसका उल्टा होगा, वर्तमान का ह्रासमान उल्टा होगा। तो यहाँ पर हमारा क्या आता, लेस देन एंड इक्वल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, fx1 ग्रेटर देन एंड इक्वल होगा, ठीक है ना। ये इक्वल का साइन है और ये ग्रेटर देन का, यानी बड़े का साइन है, ठीक है ना। बाकी फॉर ऑल, इसको फॉर ऑल कहते हैं, ठीक है। x1 x2 बिलोंग्स टू i, ठीक है ना। यहाँ पर निरंतर ह्रासमान का देखें तो ह्रासमान में क्या है, बराबर हटा देंगे, इसका मतलब ये नीचे क्या होता जाएगा, fx2 है वो छोटा होता जाएगा और fx1 बड़ा होता जाएगा। वहां पर क्या था, x2 बड़ा होता जा रहा था और यहाँ पर x1 बड़ा होता जाएगा, समझ गए ना, x1 बड़ा होता जाएगा। वहां पर x2 बड़ा हो रहा था, यहाँ पर x1 बड़ा होगा। क्लियर हुई। तो ये कंडीशन, चार कंडीशन है जो कि इस चैप्टर में आपको हेल्प करेंगे, ठीक है ना। अगली कंडीशन है प्रथम अवकलन परीक्षण के लिए। प्रथम अवकलन परीक्षण के लिए कह देता है, प्रथम अवकलन परीक्षण के द्वारा आप इसको बताइए कि वर्तमान फलन है, ह्रासमान फलन है, या फिर ना तो वर्तमान है और ना ही ह्रासमान है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें, f अंतराल, हमारा ये अंतराल दे रखा है, में वर्तमान होगा। कब वर्तमान होगा, जब उसका f डैश निकाल लोगे आप। f डैश का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, f डैश का मतलब होता है पहला अवकलन, प्रथम अवकलन, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे और उसकी वैल्यू हमेशा बड़ी होनी चाहिए 0 से। क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। कब होनी चाहिए, जब ये जो अंतराल दे रखा है इसकी वैल्यू यहाँ पर x की जगह पर हम पुट करके देखेंगे तो हमेशा 0 से बड़ा मान आना चाहिए, तब उस जगह पर हम लिखेंगे ये वर्तमान है, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन है हमारी, f अंतराल ये भी ह्रासमान होगा। ह्रासमान कब होगा, इसका उल्टा होगा। क्या होगा, उल्टा। उल्टा का मतलब, इसका मतलब है कि f डैश x है वो छोटा होगा 0 से। इसका मतलब माइनस में वैल्यू आएगी इसकी। जब माइनस में वैल्यू आए
और प्लस में वैल्यू आए तो प्लस वाली को आप कहोगे क्या, वर्धमान है, और जब माइनस में वैल्यू आएगी तो आप कहोगे ह्रासमान है, और जब 0 के बराबर आ जाएगी तब आप कहोगे एक अचर फलन होगा, क्योंकि वहां पर f आपको मालूम है कांस्टेंट वैल्यू का हमेशा 0 आता है, जैसे 2 होता है तो 2 का करते 0 आता है, तो वहां पर f डैश x इक्वल टू 0 आता है, तो वहां पर हम कहेंगे ना तो ह्रासमान है ना ही वर्धमान फलन है, तो एक चर फलन होगा। ठीक है ना, ये पॉइंट है, ये पॉइंट आपको जानना जरूरी है। इसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं, उतार लीजिए जब तक। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर हम देखें f(x) दिया है, फलन दे रखा है x³ माइनस के 3x² प्लस के 4x, x बिलोंग्स टू r मतलब रियल नंबर, r का मतलब रियल नंबर, x बिलोंग्स टू r पर वर्धमान फलन है, यहाँ पर r पर ये वर्धमान फलन बता रहा है कि ये वर्धमान है, ये आपको सिद्ध करना है। तो देखिए सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले f डैश x निकाल लेते हैं, क्योंकि वहां से हमें बहुत इजी हो जाता है। तो निकाल लेते हैं पहले किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है, निकाल लेते हैं। तो f डैश x इक्वल टू x³ का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, 3x² माइनस के 3 कांस्टेंट है, x² का करेंगे तो 2x प्लस के 4 कांस्टेंट है बाहर, x का करेंगे तो 1, ठीक है, अवकलन हो गया, ये हो गया f डैश x इक्वल टू 3x² माइनस के 3 दूनी 6x प्लस के 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वर्धमान है तो वर्धमान की कंडीशन अभी हमने पढ़ी, क्या, f डैश x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, कहाँ पर, x बिलोंग्स टू कुछ, अब यहाँ पर x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, रियल नंबर, रियल नंबर पर हमको यहाँ पर देखना है, और रियल नंबर पॉजिटिव, नेगेटिव, धनात्मक, ऋणात्मक, ठीक है, बटे वाली जितनी बार भिन्न के रूप में फ्रैक्शन के वाले या परमे अपरमे संख्या, वो सारी क्या होती है, हमारी रियल नंबर होती है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कर ले रहे, क्योंकि देखो हमें ये वर्धमान दिखाना है तो f डैश क्या होगा, f डैश का मतलब बड़ा होगा, तो इसका अब क्या कर ले, हम इसके अकॉर्डिंग करें, f डैश x ग्रेटर देन क्या आना चाहिए, हमारा 0 आना चाहिए, कहाँ पर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसके हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, क्या कर लेंगे, फैक्टर। तो देखिए क्या कर लेते हैं, 3x² माइनस के 6x प्लस के 4, ठीक है, ये ग्रेटर देन आएगा 0 से, तो देख लेते हैं x की वैल्यू ग्रेटर देन है क्या, नहीं है, तो क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। देखो 3 का गुणा कर लेंगे हम किसके साथ, 4 के साथ, 3 चौके 12, 12 के ऐसे फैक्टर करो कि प्लस करने पर क्या आना चाहिए आपका, 6, तो है 12 का फैक्टर, 3 का 3 चौके 12, 6 और 2, 6 और 2 क्या आ गया प्लस करने पर, क्या आ रहा है यहाँ, 8 आना चाहिए, तो 8 तो नहीं है, नहीं है, इसका मतलब इसका मतलब इससे फैक्टर नहीं हो रहे, तो हम क्या निकाल लेते हैं, एक और विधि है हमारे पास, कौन सी विधि है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला से इसका हम क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला से इसको फैक्टर कर लेते हैं, क्या होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, b² माइनस के 4ac, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग d क्या निकलेगी, d निकलेगी, और d के अकॉर्डिंग हम डायरेक्टली वैल्यू निकाल लेंगे, वैल्यू क्या आएगी आपकी, x इक्वल टू प्लस माइनस b माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस के 4ac अपॉन 2, ये होता है श्रीधराचार्य का फॉर्मूला। इस धराचार्य के फॉर्मूला से हम इसके फैक्टर कर लेते हैं और देखते हैं कि f(x) है वो ग्रेटर देन 0 आता है या नहीं। और वैसे भी आप देखो x की वैल्यू कोई भी पुट करके देखो, इसमें कोई भी, चाहे धनात्मक रखो चाहे ऋणात्मक रखो, कोई भी, तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू -1 रखते हैं, तो -1, तो ये प्लस की हो जाएगी, तो ये कितना आएगा 3, यहाँ -1 रखोगे तो कितना आ जाएगा 6,
तो क्या हो रहा है हमारा वर्धमान है। चलो इसकी फैक्टर करने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट ही चेक कर लेते हैं। फैक्टर करोगे बहुत लंबा पड़ जाएगा फिर, और ये 1 नंबर में 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, फैक्टर करोगे बहुत समय लगेगा। तो हम यहीं पर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है हमारा, ध्यान दें, एफ डैश एक्स, ये अब इसके अकॉर्डिंग देखें तो क्या आएगा, ग्रेटर देन आना चाहिए ना। और एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आई है हमारी, ये वैल्यू है, तो इसको लिखेंगे 3x² माइनस के 6x प्लस के 4, ठीक है। ये होगा ग्रेटर किसके, 0 से। कहां पर होगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और रियल नंबर मैंने अभी आपको बताया, रियल वैल्यू जो होती हैं माइनस की ले लो, ठीक है, प्लस की ले लो, बटे की ले लो, या फिर अंडर रूट की ले लो, ये सारी वैल्यू हमारी रियल नंबर में ही आती है। तो इनमें से कोई सी वैल्यू आप उठा के इसमें रख के देखो, कोई सी भी, अगर ये धनात्मक आया यानी 0 से बड़ा आया तो ये वर्धमान होगा, अगर 0 से बड़ा नहीं आया तो वर्धमान नहीं होगा। तो देखो सबसे छोटी इसमें माइनस की है, इसको चेक करके देखें तो माइनस के यहाँ पर रखें 3 -1 का स्क्वायर माइनस 6, और x की वैल्यू रखेंगे, ये ध्यान रखना ये सारी x की वैल्यू है, तो -1 प्लस के 4 ग्रेटर देन 0 आ रहा है कि नहीं, ये चीज हमको चेक करनी है। तो देखो -1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही आएगा, और 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 3 आएगा। ये माइनस कितना आ गया, प्लस आ गया 6, ठीक है, प्लस 4। अब ये चेक करें हम ग्रेटर देन आ रहा कि नहीं, 3 9 13, तो ये 13 आ गया, यानी ये 0 यहाँ पर, और ये आया 13 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ग्रेटर है, तो क्या है, वर्धमान है। अब देखिए आप कहोगे सर माइनस की रखी, आप प्लस की रख के दिखाओ। अब प्लस की देख लेते हैं। अब x इक्वल टू हम क्या रख लेते हैं, प्लस की रख लेते हैं, x इक्वल टू 3 रख लेते हैं। तो 3 की वैल्यू यहाँ पर देखें तो 3, ठीक है। अब ये x की जगह पर रखेंगे, ये ध्यान रखना, 3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस के 6 गुणा 3 प्लस के 4 ग्रेटर देन क्या आना चाहिए, ये 0 आना चाहिए। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, कितना आने वाला है ये 27, माइनस के 6 18 प्लस के 4 0, ठीक है। ये 4 27, ये 4 और 27 जोड़ दो 31 में से 18 घटा दो, 31 में से 18, तो कितना आया आपका 13। इसका मतलब ये भी हम देख रहे हैं, कोई सी भी वैल्यू रख लो, ये जरूरी नहीं कि यही रखो, आप कोई सी वैल्यू रखो, आप हमेशा पाओगे कि ये 0 से बड़ी आएगी। कहां पर, यहाँ पर x बिलोंग्स टू r, ठीक है, किस फलन के लिए, इस फलन के लिए, तब आप पाओगे क्या है हमारा ये वर्धमान फलन है, ठीक है ना। तो यहाँ आपको समझ में आया ना, इस प्रकार से आप चेक कर सकते हो, और ये आपको वर्धमान फलन इसको सिद्ध कर देना है, ठीक है ना। उतार लीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। यहाँ पर क्या है, अंतराल ज्ञात करवाएगा, अंतराल ज्ञात कीजिए जबकि फलन दे रखा है f(x) = x² - 4x + 6, किसके लिए दे रखा है, वर्धमान के लिए और ह्रासमान के लिए। तो ये पूछेगा वर्धमान कौन से अंतराल में होगा और ह्रासमान कौन से अंतराल में इस फलन के लिए वैल्यू होगी। तो ये अंतराल इसमें फाइंड आउट करना होता है। तो हम क्या कर लेते हैं, जो फलन दे रखा है उसको उतार लेते हैं, f(x) = x² - के 4x + के 6। अब क्या करेंगे, हम इसका अवकलन कर लेंगे, x के सापेक्ष हम इसका अवकलन करेंगे। तो x के सापेक्ष यानी डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, इसके सापेक्ष हम इसका अवकलन करेंगे तो क्या निकलेगा, f(x) = x² का क्या होता है अवकलन, 2x - के 4, ठीक है। अब इसमें अंतराल ज्ञात करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, f(x) = 0 रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं, अंतराल ज्ञात करने के लिए f' = 0 रख लेते हैं। तो अंतराल ज्ञात करेंगे तो हम क्या कर लेंगे, f' = 0 रखेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया कि हम क्या रखने वाले हैं, 2x - के 4 = 0, - के 4 इधर जाएगी हमारी वैल्यू, तो क्या आने वाली है, यहाँ पर आप देखोगे 2x = 4 और x = आ गई हमारी 2, x = वैल्यू आ गई 2, x की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है ना।
तो यहाँ पर हमको अंतराल बनाना होता है। क्या बनाना होता है? अंतराल। अंतराल के लिए हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। यह आपने 6, 7, 8 में संख्या रेखा पढ़ी होगी, संख्या रेखा पढ़ी थी 6, 7, 8 में, है ना। संख्या रेखा में हम क्या देखते थे, ये पहला वाला 0 रखते हैं, फिर यहाँ पर 1, फिर 2, फिर 3 डैश 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 अनंत, अनंत पॉजिटिव अनंत होता है ये। और इधर को आते हैं हम नेगेटिव अनंत, तो इनको नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट पॉजिटिव अनंत और नेगेटिव अनंत पर हम पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। ये वैल्यू हमारी इधर आएंगे तो नेगेटिव आएगी, ये -1, ठीक है, ये -2, ये -3, इस टाइप से आते जाएंगे इधर की ओर। तो ये हम क्या देखेंगे, माइनस की वैल्यू आएंगी, और इधर को जाएंगे तो ये क्या आएगी, हमारी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब यहाँ पर आपको यही चीज देखनी है, x की किस वैल्यू के लिए इसमें ये धनात्मक वैल्यू आएगी और x की किस वैल्यू के लिए ये ऋणात्मक आएगी। तो देखिए हमारा जो फलन निकला है ये निकला है, यही तो निकला था डिफरेंशिएट करने के बाद। और डिफरेंशिएट करने के बाद इनमें से हमें वैल्यू चूज करनी है, कौन सी हम वैल्यू रखें। तो देखिए यहाँ पर आप ये जो वैल्यू रखोगे, ये माइनस की वैल्यू रखी मान लीजिए, तो -1 रखोगे तो 2 हो जाएगी, ठीक है, -1 रखोगे तो 2 हो जाएगी, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया, ये 0, सॉरी -2 और -4 कितने हो गए, -6। इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू आप इधर वाली वैल्यू रखोगे, तो माइनस की कोई सी भी वैल्यू रख लो, वैल्यू रखोगे तो ये माइनस का ही आएगा ऑलवेज। क्या आएगा, माइनस का। इसका मतलब है कि 0 से इधर की ओर आए हम, तो क्या वैल्यू मिल रही है हमें, माइनस की वैल्यू मिल रही है। और माइनस की वैल्यू रखने पर हम देखेंगे क्या मिल रहा है, हमारा फलन क्या मिलेगा, ह्रासमान मिलेगा। चलिए अब 2 पर चेक कर लेते हैं। पहले 2 पर क्या देखेंगे, 2 पर यहाँ से देखिए, 2 की ओर से हम 2 की x की वैल्यू 2 रखें, तो x की वैल्यू 2, तो 2 दूनी 4, 4 में से 4 गए तो 0। इसका मतलब 2 पर क्या हो जाएगा, ना तो ह्रासमान होगा और ना ही वर्धमान होगा। तो अब 2 से पहले आए यानी 1 पर आए, तो 1 पर आएंगे तो 1 पर हम क्या देखेंगे, 1 की वैल्यू को यहाँ रखोगे तो 1 गुणा 2, तो 2 आ गया, और 2 और -4, तो क्या आएगा, -4 में से 2 गए तो -2 बचेगा। इसका मतलब -2 आ रहा है, तो अब ये ह्रासमान है। तो कहां से पता चला हमें, यहाँ से लेकर हमारी ये वैल्यू है वो कहां तक, -अनंत तक क्या आ रही है, ये ह्रासमान आ रही है। और जैसे ही हम 2 से ऊपर चलते हैं, 2 से ऊपर चलते हैं तो क्या आ जाएगी हमारी वर्धमान। अब देखिए 2 पर तो आपने देख लिया, 2 पर क्या आने वाली है हमारी, 2 पर ना तो ह्रासमान थी और ना ही वर्धमान। अब 3 से हम देखें, 2 से जैसे ही ऊपर बढ़ेंगे 3 की ओर चलें, 3 रखें, 3 दूनी 6, 6 में से 4 गए तो कितना बचा आपका, 2 बचा, प्लस का बचा। इसका मतलब अब 3 से ऊपर की ओर जैसे जैसे जाते जाएंगे वैसे वैसे हमें क्या वैल्यू मिलेगी, वर्धमान वैल्यू यहाँ पर हमें प्राप्त होती जाएगी। तो हम इससे क्या देखेंगे कि ये वैल्यू हमारी ह्रासमान कहाँ आ रही है और वर्धमान कहाँ आ रही है, इस चीज को आप यहाँ से इंडिकेट कर सकते हो, ठीक है ना। यानी 2 से ऊपर जाने पर आप देखोगे क्या है, वर्धमान वैल्यू आ रही है, और 2 से नीचे आने पर क्या वैल्यू आ रही है, हमारी ह्रासमान आ रही है। समझ में आया कि नहीं। तो ये वैल्यूओं को हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो अंतराल क्या आने वाला है हमारा, 2 पर 2 से नीचे वैल्यू रखी तो हमने क्या आई हमारी ह्रासमान। तो यहाँ पर लिखेंगे f डैश x इक्वल टू 2x माइनस 4, ठीक है, के लिए ह्रासमान अंतराल क्या होगा शिवम, अंतराल देखिए 2 से नीचे रखने पर हमारी वैल्यू अभी मैंने आपको बताई, 1 रखेंगे तो एक वैल्यू है, 2 1 2, 2 में से -4 यानी तो माइनस के 2 बचेंगे, ठीक है। ये माइनस की रखोगे, ये माइनस की रखोगे, ये -3 रखें, 3 दूनी 6, माइनस के 6, माइनस के 4, माइनस के 10, यानी क्या आ रही है, ह्रासमान आ रही है। इसका मतलब ये माइनस की वैल्यू जब आती है, f डैश x की माइनस की वैल्यू आती है, तब क्या हो जाता है, हमारा ह्रासमान हो जाता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं क्या, माइनस अनंत टू 2, माइनस अनंत से 2, माइनस अनंत से 2 तक जाएंगे तो वैल्यू हमारी क्या होगी, ह्रासमान होगी। माइनस की तो आ रही है, ठीक है। और दूसरी लिखेंगे f डैश x 2x माइनस 4 के लिए
के लिए वर्धमान अंतराल क्या होगा? वर्धमान अंतराल देखो 2 से उधर की ओर जाएंगे अनंत तक, 2 से इधर को जाएंगे तो हम क्या मिलेगी? हमारी वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। देखो 3 देखेंगे, 3 दूनी 6, 6 में से 4 गए तो प्लस के 2 बड़ी आ रही है। इसका मतलब ये वैल्यू हमारी क्या है? इधर को जाने पर क्या आ रही है? वर्धमान। तो 2 से हम अनंत की ओर जा रहे हैं तो क्या आ रहा है? हमारा वर्धमान। तो ये जो क्राइटेरिया आया है, ये जो अंतराल आए हैं, इन्हीं को हम अंतराल कहते हैं। समझ गए ना? इनमें वैल्यू हमारी धनात्मक आएगी और इसमें वैल्यू हमारी ऋणात्मक आएगी, तब इसे हम कहेंगे क्या है? हमारे ये अंतराल है। समझ गए? ठीक है। हाँ देखिए भाई, ये क्वेश्चन है fx इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये दे रखा है यहाँ पर, और इसमें x की लिमिट दे रखी है। x कहाँ से? तो x देखोगे आप 0 से बड़ा होना चाहिए और 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन 2 पाई से बड़ा नहीं होना चाहिए, 2 पाई के बराबर तक पहुंचाना है। ठीक है ना? इस लिमिट को भी आपको ध्यान रखना होता है जब आप क्या अंतराल ज्ञात करेंगे उस समय पर। ठीक है ना? तो सबसे पहले क्या करते हैं? हम एफ डैश एक्स निकालते हैं। तो लिखेंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स। कॉस एक्स का क्या होता है? माइनस के साइन एक्स। ठीक है? और जब अंतराल ज्ञात करेंगे तो हम एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे और वहां से अंतराल ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। ठीक है? तो इसको क्या लिखेंगे आप? यहाँ पर कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स इक्वल टू 0। ठीक है ना? साइन को इधर भेजेंगे, क्या आएगा आपका? कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है? अब यहाँ पर आपको ये देखना है कॉस एक्स। देखिए अब क्या करेंगे हम, यहाँ से ये कॉस है ना, ये कॉस को हम इधर दोनों तरफ भाग दे देंगे। कॉस को भाग देंगे तो कॉस भाग देने पर क्या आएगा हमारा? कॉस एक्स बटे कॉस एक्स, साइन एक्स बटे कॉस एक्स। ठीक है? ये आपका आएगा 1 और ये आ जाएगा 10x। ठीक है? तो 10x आ गया। अब 10 में ये 1 किसकी वैल्यू होती है? 10 पाई बाई 4 की इक्वल टू 10x। ठीक है? ये x इक्वल टू पाई बाई 4, x इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से? पाई बाई 4। यानी थीटा की वैल्यू पता चल गई हमें। थीटा क्या आने वाला है हमारा? पाई बाई 4। अब देखो 10 में थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी, या ये थीटा की वैल्यू हमें मालूम है, x या थीटा लिख सकते हैं हम इसको। तो x है यहाँ पर तो x ही लिखेंगे, तो ये हमारी वैल्यू पता चल गई। ठीक है ना? तो 10 में एक ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला है प्रिंसिपल वैल्यू के लिए। 10 में, साइन में, कॉस में प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है n पाई प्लस के थीटा, ये फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है? 10 में तो इसके लिए प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करेंगे तो क्या क्या आएगी देखें। ये n है ना, n है यहाँ पर 1 2 3 ये वैल्यू होती है, इनको रख सकते हो। तो यहाँ पर हमें थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 पता ही है, ये वाली। तो अदर वैल्यू जो आने वाली है वो क्या क्या आएंगी हमारी? तो n रखेंगे, n यानी n की वैल्यू क्या रखेंगे? 1 रखें, पाई प्लस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी होगी हमारी? पाई बाई 4। अब इसका एलसीएम लेंगे तो पाई, ये कितना आ जाएगा आपका? 4 पाई प्लस, तो इक्वल टू 5 पाई। ये आ गई एक तो वैल्यू। ठीक है? दूसरी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पर n इक्वल टू 2 रख लेना है, 2, n इक्वल टू 2। तो 2 रखेंगे तो क्या आएगा? 2 पाई प्लस के थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है? पाई बाई 4। तो ये आ जाएगी हमारी 8 पाई प्लस के पाई अपॉन 4। तो ये आएगी 9 पाई अपॉन 4। ठीक है? लेकिन उसने कह दिया है कि हमारी केवल वैल्यू कहाँ तक रखनी है? 2 पाई तक रखनी है। अब देखो ये 9 पाई बाई 4 तो बहुत ज़्यादा हो गई, 4 का भाग दो, 4 दूनी 8, 2 पाई से ज़्यादा पहुँच गई, 2 पाई से ज़्यादा पहुँच गई। तो हमारा जो अंतराल है वो कहाँ तक आएगा? यानी ये वैल्यू हमारी नहीं आएगी। तो हमारी वैल्यू कहाँ तक आएगी? हमारी वैल्यू आएगी 0 से लेकर कहाँ तक? पाई बाई 4 तक पहली
जो थीटा की वैल्यू आई है π/4। फिर उसके बाद क्या आएगी हमारी 5π/4, 5π/4। और लास्ट वैल्यू कहाँ तक दे दी है उसने 2π, यही तो दे दी है। अब ये अंतराल बन के तैयार हो गए हमारे। पहला अंतराल ये हो गया, दूसरा अंतराल ये हो गया और तीसरा अंतराल ये हो गया। ठीक है, तो इन अंतरालों पर वैल्यू हमको चेक करनी है। ये अंतराल है हमारे और ये हमारे fx है। fx क्या है हमारा, fx आया है हमारा cos x माइनस के sin x। ठीक है, और यहाँ हम साइन देखेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ पर देखें अंतराल, मोह खाओगे का चक्कर है। अंतराल क्या है हमारे, अंतराल पर ध्यान दें। अंतराल है हमारे ये 0 से π/4 और अगला है हमारा π/4 से 5π/4 और अगला अंतराल है हमारा 5π/4 से 2π। अब देखिए यहाँ पर ओपन और क्लोज इंटरवल किसे कहते हैं। देखिए ये तो क्लोज इंटरवल कहेंगे और क्लोज इंटरवल को ऐसे लगाते हैं हम, क्योंकि जहां से बॉन्ड दे रखी है ना 0 से कहां तक 2π तक, 0 से 2π, तो जहां पर दे रखी है 0 तो 0 पर हम क्लोज लगाएंगे और क्लोज कहां पर लगाएंगे 2π पर। ठीक है ना, इसे कहते हैं क्लोज इंटरवल, इसको कहते हैं ओपन इंटरवल। ठीक है ना, अब इन पर हम इनको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 0 से π/4 की वैल्यू के बीच में हमें मान ज्ञात करने हैं। कोई भी वैल्यू ले लो 0 से π/4 के बीच, π/4 से पहले, यहाँ से π/4। ठीक है ना, 0 से चालू होगा लेकिन π/4 पर, π/4 से पहले ये चेक कर लेना है। यहाँ से π/4 से चेक कर सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पर आप 5π/4 से 2π तक चेक करोगे तो 2π तक यानी क्लोज है। जहां पर ये वैल्यू ज्यादा इजी लगे वहां पर आपको ये वैल्यू चेक कर लेनी है। समझ गए ना, तो हमें यहाँ पर इजी ज्यादा लगेगी क्योंकि 0 से चालू है। ठीक है ना, तो 0 पर चेक कर लेते हैं। तो 0 पर चेक करेंगे तो क्या आएगा हमारा, cos 0 की वैल्यू 1, sin 0 की वैल्यू 0। ठीक है, और साइन क्या आ गया आपका यहाँ पर पॉजिटिव। पॉजिटिव के लिए क्या लिखोगे, वर्धमान है, क्या है वर्धमान। ठीक है, यहाँ पर देखो ये क्लोज इंटरवल है ना, और ये एकदम बंद। यहाँ पर ये इस अंतराल में, ये अंतराल है ना, ये इसमें बीच की वैल्यू को देखते हैं हम, क्योंकि दोनों तरफ से ये क्लोज कर दिया है, बंद कर दिया। तो ये बंद है ना, तो बंद के कारण क्या है, हम यहाँ पर ओपन इंटरवल नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, इसमें π/4 से 5π/4 के बीच की वैल्यू को देखेंगे हम। कोई भी बीच में ले लो, π/4 पे मत चेक करना, नहीं चेक करनी। इनके बीच में कोई सी भी वैल्यू π/4 से लेके 5π/4 के बीच में कोई सी भी वैल्यू ले लो। मतलब 60 की वैल्यू ले लो, π/6 नहीं ले पाएंगे, π/3 ले सकते हैं, π3 यानी 60 की वैल्यू ले लो, 90 की वैल्यू ले लो। 90 की सरल रहती है, तो cos 90 की वैल्यू इन दोनों के बीच में हम चेक करेंगे। cos 90 की वैल्यू चेक करो। cos 90 की वैल्यू क्या होती है हमारी 0, sin 90 की क्या होगी 1। तो sin क्या आने वाला हमारा यहाँ माइनस, माइनस आ गया ना, और माइनस आएगा तो यहाँ पर ये हो गया ह्रासमान, ह्रासमान। अब यहाँ पर देखें, ये देखो ये क्लोज हो रहा है, क्लोज हो रहा है ना, तो क्लोज वाली वैल्यू पर हम यहाँ पर चेक करेंगे। क्लोज वाली क्या है 2π, तो 2π पे चेक कर लो। 2π पर क्या रखेंगे हम, देखो यहाँ पर cos 2π है ना, तो इसके लिए एक चीज बता देता हूँ मैं। cos 2π के लिए, cos 2π के लिए ध्यान दें, जब cos हो और cos की वैल्यू को ज्ञात करना है हमें, तो -1 की पावर, -1 की पावर 2π पर देख रहे हैं तो 2 लगाएंगे, 3π पर देखेंगे तो 3, -1 की पावर लगा देंगे। cos के लिए, cos के लिए क्या करेंगे -1। हाँ भाई, तो यहाँ पर देखें ये 5π/4 और 2π, यहाँ पर क्लोज इंटरवल है और यहाँ पर हम इसको देखेंगे 2π पर, 2π वैल्यू पर देखेंगे। 2π पर क्या देखेंगे, तो मैंने अभी आपको बताया cos के लिए, सिर्फ cos के लिए क्या है
जो 2 पाई की वैल्यू रखेंगे ना 2 है तो 2, तो यहाँ पर देखें मैं कॉस के लिए बता रहा हूँ। कॉस के लिए क्या है, -1 की पावर क्या लगाएंगे, जो थीटा की वैल्यू होगी ना, जैसे 2 पाई है तो 2 लगा देंगे, 3 पाई होता तो 3 लगा देते, 4 पाई होता तो 4 लगा देते। कॉस के लिए लगाना है ये, ठीक है ना। तो क्या आएगी आपकी वैल्यू, -1 का स्क्वायर है तो क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, तो इसके लिए 1 आ गई, ठीक है ना। अब इसके लिए क्या है, ये बनाइए। अब 2 पाई की वैल्यू हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर साइन में लगाएंगे। तो साइन में हमेशा ध्यान रखना, साइन में 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, जितने बार पाई होंगे उनमें सब में वैल्यू आती है माइनस की। साइन के लिए सब में -1 की वैल्यू आती है। 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, जितने बार पाई होते हैं तो इसमें आएगी वैल्यू -1, ठीक है ना। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, यानी ये आ गया 1 + के 1, तो 2 आ गया, यानी प्लस साइन आ रहा है, और प्लस साइन क्या हो गया हमारा वर्ग, ठीक है ना। इस प्रकार से इसको कर लेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।